Hello students, welcome back to my channel Genius Grit. Today we will start an important organelle of cell and its name is endoplasmic reticulum. So we will discuss it in detail, but before that do subscribe to my channel Genius Grit, follow it and share it with your friends and also press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos and upcoming topic. So let's start with the topic. What is the endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum is one of the important organelle of the cell. So endoplasmic reticulum is large network of membranes, bound tubes and sheets. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है. नेटवर्क क्या होता है? जैसे तारों का नेटवर्क बिछा हुआ होता है, बहुत सारी तारें या ट्यूब्स का नेटवर्क बिछा हुआ होता है, जैसे कि उसी टाइप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर मेम्ब्रेन्स, बाउंड ट्यूब्स हैं एंड शीट्स हैं. मतलब क्या हुआ इसका कि बहुत सारे ट्यूब्स और शीट्स, मतलब पतली पतली शीट्स और जो मेम्ब्रेन की बनी हुई होती हैं उनका बहुत सारी वो मतलब क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, तो उनको नेटवर्क कहते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क है, मतलब बहुत सारा नेटवर्क, मतलब बहुत सारा चीज़ें हैं इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड, जो मेम्ब्रेन से बाउंड है. मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जिनके आसपास मेम्ब्रेन है, ट्यूब्स से मतलब ये ट्यूब से बना हुआ है और बहुत सारी शीट से बना हुआ है जो मेम्ब्रेन ने आपस में मिलके बनाई हुई है. जैसे एक मेम्ब्रेन आप सोच लीजिए ट्यूब बना रही है, कुछ मेम्ब्रेन शीट्स बना रही हैं, तो उनका जो नेटवर्क है दैट इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट लुक लाइक्स लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स. तो ये तो या तो लंबी लंबी ट्यूब्स जैसा दिखता है या छोटे छोटे जैसे बाउल, ये कहते हैं ना बॉल्स टाइप, छोटे छोटे बॉल, राउंड बॉल्स टाइप से होते हैं. बैग्स कह देते हैं, जैसे पॉलीथीन बैग्स के अंदर आप पानी भर के रख लीजिए तो वो एक राउंड बॉल टाइप से दिखेंगे, तो या ये उस ढंग से दिखता है. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये क्या बता रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है, मतलब इसकी जो बाहर की बाउंड्री जिसको मेम्ब्रेन मतलब जो इसकी बाहर इसको कवर कर रहा है, मेम्ब्रेन उसको ही कहते हैं ना. जैसे सेल की मेम्ब्रेन थी जो आउटर मतलब उसकी बाउंड्री होती है, और ये उसी सेम कंपोजिशन की बनी हुई होती है जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है. तो क्या सिंपल सी चीज़ क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? मेम्ब्रेन्स की बनी हुई कुछ ट्यूब्स, मेम्ब्रेन्स ने बनाया हुआ है, आसपास मेम्ब्रेन्स हैं, बीच में जो स्पेस है या तो वो ट्यूब्स हैं या छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं या छोटी छोटी शीट्स हैं जिनका एक नेटवर्क सेल में बिछा हुआ है, और इसी चीज़ को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है. ये देखिए जैसे कि ये शीट्स हैं या जैसे ये मेम्ब्रेन हुई, मेम्ब्रेन ने आपस में फोल्ड करके ये लॉन्ग ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर जो आपस में कनेक्ट होके शीट्स लाइक भी लग रहा है, या छोटे छोटे देखिए ये वैक्यूल्स, मतलब छोटे छोटे राउंड राउंड वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स हैं. तो ये सारा क्या है, एक नेटवर्क बन गया ना. ये एक शीट दूसरी शीट या एक वेसिकल दूसरी ट्यूब्यूल आपस में कनेक्ट होके ये बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसको ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. और ये एक सेल है, इसके अंदर ये वाली चीज़ जो दिखाई हुई है ये एक नेटवर्क है जो ट्यूब्स और किसका, शीट्स का बना हुआ है. और ये शीट्स और ट्यूब्स किसकी बनी हुई है? ये मेम्ब्रेन की बनी हुई है और इसके अंदर फ्लूइड होता है. तो ये है एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शीट्स और बॉल्स या आप कह दीजिए ट्यूब्स का स्ट्रक्चर है जो बिछी हुई हैं. जैसे कि आप सोच लीजिए जैसे पानी की ट्यूब्स हैं, उनको आप मान लीजिए पानी की ट्यूब्स बहुत सारी हम इकट्ठी करके रख देते हैं, या उनको छोटा छोटा बीच में से काट लें जिससे वो छोटे छोटे पार्ट्स बन जाए और उनको हम एक टब में रख दें, तो वो एक कुछ नहीं है, वो ही उसी टाइप का स्ट्रक्चर
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए ये नेटवर्क है ना, मतलब बहुत सारा, देखिए बहुत सारे, कितना सारा बिछा हुआ ये ट्यूब्स और वेसिकल्स टाइप का स्ट्रक्चर। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। It can be classified into 2 types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Where the rough endoplasmic reticulum have ribosomes on its surface and it is involved in protein synthesis। तो इनमें मेजर डिफरेंस क्या हुआ? रफ का मतलब उसका बाहर का स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक का रफ होता है, और वो रफ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर एक राइबोसोम्स शायद अभी तक आपने पढ़ लिए होंगे। राइबोसोम्स छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब छोटी बॉल, मान लीजिए क्रेजी बॉल टाइप्स। तो ये इनका मेन काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं। आप इसको ऐसे ही मान लीजिए जैसे कि छोटे छोटे ट्यूब्स, पानी के ट्यूब्स हैं, उन पे छोटे आप मान लीजिए छोटे छोटे कोई बीड्स लगे हुए हैं। तो उस टाइप से ये वाला स्ट्रक्चर इसलिए हमें क्या कहलाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि बाहर की ट्यूब का स्ट्रक्चर पे तो आप बिल्कुल स्मूथ नहीं मान सकते ना, जैसे आप हाथ लगाएंगे तो उसके ऊपर बीड्स टाइप स्ट्रक्चर लगेंगे। तो इसीलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है? इसके ऊपर लगे होते हैं राइबोसोम्स, जो क्या करते हैं? प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज द नेम सजेस्ट, इस नेम से ही पता चल रहा है, रफ मीन्स उसका बाहर का स्ट्रक्चर रफ था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए थे। अब ये दूसरा टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? स्मूथ। अब ये स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए और जो ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल प्लेन है, तो इसलिए इसको कह रहे हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमें पता चला यहाँ पे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप के होते हैं। वन इज रफ as it contains ribosome on its surface, and smooth endoplasmic reticulum क्या होता है? स्मूथ होता है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते या राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था? राइबोसोम्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करेगा? वो सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं उसके स्ट्रक्चर पे बाहर के, और राइबोसोम्स का तो मेन काम ही क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस। तो ये वाली चीज़ सिंपल है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे हुए, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा। तो ये किस में इन्वॉल्व हो रहा है? ये कह रहा है मेरे को भी कोई काम करना है। तो कहते हैं भाई मैं प्रोटीन तो सिंथेसाइज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऊपर, बेचारे के ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट। तो मैं क्या काम करता हूँ? मैं एक काम करता हूँ, मैं लिपिड को सिंथेसाइज कर लेता हूँ और डिटॉक्सिफिकेशन करता हूँ जो सेल के अंदर। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन के, आजकल तो सबको डिटॉक्सिफिकेशन का वर्ड पता है, सब कहते हैं जी ग्रीन टी पी लें, हम हल्दी और अदरक या आंवला, जो भी शॉट्स हैं ये हेल्दी शॉट्स कर लें ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो। ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है? जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें आप कह दीजिए वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं या गंदे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको हमारी बॉडी से निकलना ही डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये क्या कर रहा है? ये ग्रीन टी तो नहीं पी पा रहा, बट ये डिटॉक्सिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? ये डिटॉक्सिफाई कर रहा है सेल को। मतलब सेल के अंदर जो भी बैड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल से बाहर निकाल रहा है। तो 2 फंक्शंस हमने यहाँ पे किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की देख ली कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्या सिंथेसाइज कर रहा है? वो कर रहा है प्रोटीन सिंथेसाइज, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड को सिंथेसिस कर रहा है, और दूसरा सेल की डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। क्या मतलब? कि सेल के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल रहा है।
अब हम थोड़ा सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में करते हैं। आप देखिए, मतलब थोड़ा सा मैं आपको इसमें ज़्यादा बता रही हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कवर्ड विद राइबोसोम ऑन सरफेस गिविंग इट अ रफ अपीयरेंस अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, उसका नाम ही रफ इसलिए होता है सॉरी कि उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर बाउंड्री है, मतलब मैंने आपको इसको कैसे समझाया था, जैसे पानी के ट्यूब पे आप छोटे छोटे बीड्स, मतलब मोती की तरह से चीज़ें लगा लीजिए, तो जो वो ट्यूब है वो क्या दिखेगी, रफ, कि उसके ऊपर कोई चीज़ चिपकी हुई है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक कुलम रफ है। दीज राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने पहले ही बता दिया आपको, राइबोसोम्स का मेन काम ही क्या होता है, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस, फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स। तो अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ही क्या है, जब उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक का क्या काम हुआ, इसका काम हुआ प्रोटीन की सिंथेसिस करना, उनको फोल्ड करना और उनको मॉडिफाई करना। जैसे कि आप ये सोच लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे पानी के ट्यूब के ऊपर बीड्स लगे हुए हैं, तो पानी के ट्यूब का क्या काम होगा, प्रोटीन अब बीड से क्या कर सकता है, बीड से हम नेकलेस बना सकते हैं, ब्रेसलेट्स बना सकते हैं। उसी ढंग से जैसे ये राइबोसोम्स उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो एंडोप्लाज्मिक का काम भी क्या होगा, जो प्रोटीन्स बन रहे हैं उनको सिंथेसाइज करना, उनको मॉडिफाई करना, मतलब अलग अलग शेप बनानी है उनकी, और उनको क्या करना, फोल्ड करना। फोल्ड मतलब अलग अलग शेप्स में फोल्ड कर देना। Newly synthesized protein are translocated into RER where they undergo post-translation modification and proper folding। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, जो हम अब इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है वो RER क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब ये जब उसके अंदर सिंथेसाइज राइबोसोम्स अपने अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, फिर वो उसको धक्का मार के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेज देता है, जहाँ पे उनके अंदर काफ़ी अंदर और चेंजेस होते हैं। जैसे प्रोटीन्स बनते हैं, मैंने बताया वो मॉडिफाई होते हैं, वो फोल्ड होते हैं, और मतलब ये काम क्या, राइबोसोम ने तो अपना काम कर दिया, भाई मैंने तो प्रोटीन सिंथेसाइज कर दिया, अब आगे की तू देख। तो प्रोटीन जो सिंथेसाइज राइबोसोम्स ने कर दिए, अब वो चल के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले जाते हैं। बाकी काम कहता है राइबोसोम, मैं तो थक गया, अब तू आगे कर। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम्स के द्वारा बनाए गए प्रोटीन्स को क्या करता है, फोल्ड करता है, उसको मॉडिफाई करता है। दीज प्रोटीन्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस सेलुलर डेस्टिनेशंस इंक्लूडिंग अदर ऑर्गेनेल्स और अदर सेल मेम्ब्रेन। अब ये कह रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने तो प्रोटीन्स बना दिए, अलग अलग शेप के बना दिए, अलग अलग फोल्ड कर दिया, उनको डिफरेंट टाइप का मॉडिफाई कर दिया। तो जो ये प्रोटीन्स बने हैं अलग अलग टाइप के, वो सेल में जिसको भी जो भी ज़रूरत है वो कहता है भाई मेरे पास आ जा। तो सेल की जो अदर ऑर्गेनेल्स हैं, जिसको भी जिस टाइप के प्रोटीन की ज़रूरत होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन्स उनके पास भेज देता है। तो हैंस ये वाली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन है आपको क्लियर होगी कि क्या है, प्रोटीन्स बनाता है और उनको मॉडिफाई करके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में भेज देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और उससे इम्पॉर्टेंट है राइबोसोम्स की कि वो प्रोटीन बनाता है। तो ये मोस्टली मतलब आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि what organelle of cell synthesize the proteins। तो मेन इंपॉर्टेंट इसका क्या आपका आंसर होगा, राइबोसोम्स आर द प्राइमरी फैक्ट्री ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। यही प्रोटीन्स को बनाते हैं और उसको आप आगे मॉडिफाई और उनको चेंज, उनकी शेप फोल्ड कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
देखिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपको पता चल गया ना, जैसे कि चेन्स ऑफ ट्यूब्स का बना हुआ है और शीट्स टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसके ऊपर छोटे छोटे ये डॉट्स हैं। ये डॉट्स क्या दिखा रही हैं? ये दिखा रही है राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स दिखा रहा है और राइबोसोम्स ही क्या हैं? आपकी प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में फोल्ड हुआ है, जैसे एक ये फोल्ड हुआ है, एक ये फोल्ड हुआ है, इनको इकट्ठे होके क्या कह देते हैं हम? सिस्टर्ने। मतलब ये सिस्टर टाइप का स्ट्रक्चर है, दो सिस्टर्स आपस में एक जैसी जो दिख रही हैं, जो मेम्ब्रेन्स की बनी हुई है, उनको हम कह देते हैं सिस्टर्ने। और इसके जो बीच का स्पेस होता है ये सिस्टर्ने के, उनको कहते हैं हम सिस्टर्नल स्पेस। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही जो फोल्डिंग है, इनको जब आपस में एक दूसरे से फोल्ड हो जाते हैं और एक जैसे दिखने लगते हैं तो इसको हम सिस्टर्ने कहते हैं और इसमें कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और आप ये स्ट्रक्चर देख लिए। ये देखिए न्यूक्लियस से जाके अटैच हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिफरेंट फोल्डिंग्स हैं इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और उसके ऊपर ये राइबोसोम्स चिपके हुए और ये ही प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं। ये देखिए इनको देखिए, एक फोल्डिंग ये होगी मेम्ब्रेन की, एक फोल्डिंग ये होगी मेम्ब्रेन की। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर हो गया और इसको ही हम, क्योंकि फोल्डिंग्स हैं और एक जैसी दिख रही हैं ये और ये, तो इसको हम सिस्टर्ने कहते हैं। ये आपको जैसे कि मैंने बताई दिया, ये छोटे छोटे बीड्स टाइप स्ट्रक्चर हैं। दीज आर नथिंग बट राइबोसोम्स, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम्स। ये तो है ही भाई, स्मूथ होगा कैसे वो? इसलिए क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, एंड गिविंग इट अ स्मूथ अपीयरेंस। सो इट्स अपीयर स्मूथ एज इट लैक्स राइबोसोम्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर। The ribosome and the smooth endoplasmic reticulum is involved in diverse metabolic processes, including metabolic processes like lipid synthesis, metabolism of carbohydrates, detoxification of drugs and poisons, and regulation of calcium concentration in the cell. तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें करने की क्या ज़रूरत है? इसके अंदर मेन है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये अलग अलग फंक्शंस में लगा हुआ होता है। बेचारा प्रोटीन्स को नहीं सिंथेसाइज कर पा रहा, तो ये क्या कर रहा होता है? जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन जैसे कि कोई गंदी ड्रग्स हैं हमारे सेल्स के अंदर, या पॉइजन है, कोई भी गंदा मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो हमारे सेल के लिए डेंजरस है या हार्मफुल है, तो ये उसको मतलब उसको ख़त्म कर देता है। और ये लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। कई बार ये कैल्शियम को भी कंसंट्रेशन, जो कैल्शियम मतलब हमारी बॉडी में कंसंट्रेट होती है, उसको भी रेगुलेट करता है। भाई तेरे को इतना होना चाहिए और इतना नहीं होना चाहता, इतना होना नहीं चाहिए। In liver cell, the smooth endoplasmic reticulum is involved in detoxifying harmful substances by enzymatic process. तो इतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा कि हाँ अगर पूछा गया तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या फंक्शंस हैं, तो आप इसमें मेन लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड आल्सो it plays a crucial role in detoxification of the cell, मतलब डिटॉक्सीफाई करता है एंड आल्सो रेगुलेट्स द कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द सेल। बट मैं इसका मतलब फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ। लीवर में जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? ये मेन क्या करता है? वो डिटॉक्सीफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंस को, बट उसके अंदर कुछ एंजाइम्स की प्रोसेस, मतलब आपको एंजाइम्स अभी तक पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो ये होता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन की लीवर में भी लीवर को भी डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करता है। इसके जो भी मतलब स्ट्रक्चर जो जितने भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है लीवर के सेल्स में, उनका मेन फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर। और ये कुछ एंजाइम्स मतलब कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ मतलब चीज़ें होती हैं, उसकी हेल्प से ये उनको सेल्स को डिटॉक्सीफाई करता है।
ये देखिए, ये अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सेम टाइप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग टाइप की मतलब फोल्ड्स किए हुए, अलग अलग टाइप के ट्यूब्स लाइक, कुछ वेसिकल्स लाइक, और इसके ऊपर हमारा क्या एब्सेंट है, इसके ऊपर हमारा राइबोसोम एब्सेंट है। दैट्स वाई इट इज लुकिंग लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये स्मूथ सरफेस है ना, इसके ऊपर कोई बीड्स टाइप स्ट्रक्चर नहीं है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए एक और बिल्कुल मतलब स्मूथ, जैसे कोई छोटा पाइप्स ऊपर उठी हुई हो ना, उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर है। Some of these proteins and lipid help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. Some other proteins and lipids functions as enzymes and hormones. तो अब इन्होंने क्या कहा, अब ये दो बहनें थी, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ने तो कहा जी मैं प्रोटीन बना रहा हूँ, और स्मूथ ने कहा चल मैं लिपिड बना लेती हूँ। अब उन्होंने बना तो दिया, अब इनका क्या काम है, जो प्रोटीन और लिपिड बने हैं, तो एज यू ऑलरेडी नो, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है वो लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। तो इन्होंने कहा अब तो हमारे मजे हो गए, अब लिपिड भी बन गए और प्रोटीन भी बन गए, तो ये क्या है, मेम्ब्रेन को ही बनाने के काम आती हैं ज़्यादातर। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब किसी चीज़ का जन्म हो रहा है, और वो किस चीज़ का जन्म हो रहा है, दैट इज द क्रिएशन एंड जनरेशन ऑफ मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन कैसे यहाँ पे जनरेट हो रही है, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मे बी इट इज़ रफ और मे बी इट इज़ स्मूथ, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन्स और लिपिड बना रहे हैं, और प्रोटीन और लिपिड आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, मेम्ब्रेन्स बना रहे हैं। मतलब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा बनती जा रही है, क्योंकि वो जो उनकी मेम्ब्रेन्स हैं वो किस चीज़ की बनी हुई है, प्रोटीन्स और लिपिड्स की। और यही काम क्या कर रहा है, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलके हमारी फिर से मेम्ब्रेन्स बना रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। और जो बाकी बचे हुए जो बने हुए प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो एंजाइम्स और हार्मोन्स। हार्मोन्स का नाम आपको पता है कि जो हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो बाकी जो प्रोटीन्स और हार्मोन्स मतलब लिपिड्स बने हैं वो एज एंजाइम और हार्मोन्स काम करते हैं। एंजाइम्स को भी मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। आप ये सोच लीजिए, कोई भी रिएक्शन हो रहा है बॉडी का, उसको जो एनहेंस करता है या जो उसका एक ढंग से करने वाली चीज़ है, जो उसको हेल्प करता है करने में, वो एंजाइम है। तो जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बाकी बचे हुए हैं, जो वो एज एंजाइम और हार्मोन्स काम करते हैं। इट इज़ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स scattered in cytoplasm. The important function of endoplasmic reticulum is to serve as channel for transport of materials between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. तो अब ये क्या बता रहा है, ये वाली स्लाइड क्या बताना चाह रहा है, बेसिकली आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शंस बताना चाह रहा है कि ये क्या करता है। वो तो हम समझ ही चुके हैं, आप मेरे को बताएं कि वो क्या करता है। मैं आपको मतलब सुन नहीं पा रही, बट हाँ शायद अभी तक आपको क्लियर होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। अब सोचिए ये राइबोसोम्स ने यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज कर दिया, तो ये प्रोटीन यहाँ से चल के यहाँ से चल के यहाँ से चल के, चैनल्स है ना, ये डिफरेंट चैनल्स ही कहलाएंगे, ये ट्यूब्स टाइप का जो आपस में कनेक्टेड है वो चैनल्स। तो यहाँ से चल के ये प्रोटीन्स न्यूक्लियस के अंदर जा सकती हैं, न्यूक्लियस में वो प्रोटीन अलग अलग चीज़ों में हेल्प कर सकती हैं। तो यही वाली स्लाइड यही चीज़ आपको बता रही थी कि ये नेटवर्क जो रेटिकुलम का है, इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, प्रोटीन्स को डिफरेंट रीजन्स में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ये ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए यहाँ पे बन गया ये प्रोटीन, तो यहाँ पे न्यूक्लियस में जाके या तो ये बाहर भी आ सकता है, या यहाँ से बना प्रोटीन और ये साइटोप्लाज्म में भी आ सकता है। यहाँ पे इसके आसपास साइटोप्लाज्म है ना, तो प्रोटीन न्यूक्लियस में भी जा सकता है, साइटोप्लाज्म में भी जा सकता है, जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है, वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। तो इसकी मेन जो चैनल्स हैं वहाँ पे उसको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ से बना यहाँ पे आ गया, यहाँ से बना वहाँ पे चला गया।
तो मेन इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यही फंक्शन है, प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन करना। Endoplasmic also function as cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. In the liver cells of the group of animals called vertebrates, smooth endoplasmic reticulum plays a role in detoxifying many poisons and drugs. तो कान पकड़ के यहाँ से ना वहाँ से पकड़ा हुआ है, क्या है ये चीज़ें, यही रहा है कि मेन इसका क्या, अब इतना बड़ा चैनल है पाइप्स का और डिफरेंट शीट्स का, तो ये एक ढंग से फ्रेमवर्क, मतलब आप ये सोचिए ना, मतलब एक सेल को भी सपोर्ट मिली हुई है, इतना सारा जगह ये फैला हुआ है। जैसे आप सोचिए कि बहुत सारी पाइप्स एक ट्यूब में फैली हुई हैं, तो वो ट्यूब के लिए भी तो थोड़ा सा मतलब ये रहेगा ना कि मैं स्ट्रांग हूँ ट्यूब के, भी मैं फटूंगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मतलब आपके अंदर चैनल्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन द सेम वे जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी स्ट्रक्चर है, वो सेल को एक ढंग से फ्रेमवर्क मतलब सपोर्ट कर रहा है, उसके जो वजूद को है या उसकी आइडेंटिटी को है, उसके स्ट्रक्चर को है, उसको ये एक सपोर्ट कर रहा है। और इसके अंदर सेल के अंदर बहुत सारी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे लिपिड फॉर्मेशन है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन है या डिटॉक्सिफिकेशन है, वो भी हो पा रही है। और यही रोल उसने कहा है दोबारा से, वर्टिब्रेट्स, जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे एनिमल्स, या जो उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है आपको पता ही है, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग द सेल्स। तो मतलब डिटॉक्सिफिकेशन, चाहे पॉइजन से पॉइजन आ गया बॉडी में या कोई अनवांटेड ड्रग्स आ गई हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर रही हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको भी निकालने का काम करता है। अब ये सारी एलोबरेटेड मतलब फंक्शन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हैं, ये एक चार्ट टाइप में आपको दी हुई है, देखिए आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगी। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने के काम भी आता है, और उस प्रोसेस को क्या आपको याद होगा क्या कहा था, बायोजेनेसिस। और कुछ जो प्रोटीन्स और लिपिड्स एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो वो कैसे काम करते हैं, एज एंजाइम्स और एज हार्मोन्स। और अब अभी बता के चुकी हूँ मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि सारे में फैला हुआ है, तो ये फ्रेमवर्क टाइप की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल के लिए, नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है, ये प्रोटीन्स को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ये चैनल्स हैं। वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, स्पेशली प्रोटीन्स, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये क्या कर रहा है, एक नेटवर्क का काम कर रहा है, न्यूक्लियस से चिपक के जो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर रहा है, या तो वो न्यूक्लियस में भेज रहा है या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेज रहा है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भेज रहा है। आल्सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायो, ये भी वही है कि इसके अंदर कई बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो चुकी होती हैं, मतलब हो रही होती हैं, मतलब अलग अलग टाइप की कैल्शियम कंसंट्रेशन हो रही होती है, लिपिड की फॉर्मेशन हो रही होती है, या डिटॉक्सिफिकेशन, इनको ही बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। और लीवर का भी आपको बताया ही है अभी। तो ये सारी एक कंप्राइज मतलब कहोगे समराइज करके इसके अंदर फंक्शंस लिखी हुई हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप अलग अलग टाइप से, आप अभी तक आपको पता है, पहले आप RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक की, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, फिर दोनों की जोड़ के आप फंक्शंस लिख सकते हैं। मोस्टली एग्जाम में जहाँ तक है, या तो इसका स्ट्रक्चर ही पूछा जाता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आपसे फंक्शंस पूछेंगे। तो दैट्स ओवर कि आपको पता चल गया, मेरे को यही पढ़ाना था इस वाले वीडियो में आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर एंड व्हाट्स आर इट्स फंक्शन। तो ये सारा का सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इससे मतलब पूछेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और मुझे पता चलेगा कि मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही, क्योंकि मेरा वीडियो बनाना तभी काम आएगा कि अगर आपको कुछ मतलब मैं समझा पा रही हूँ, और मेरा मोटिव भी वही है कि मैं कुछ डिटेल में आपको समझा पाऊँ, क्योंकि बहुत नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या
कोई भी चीज़ है बहुत हम 5 मिनट में ही क्लास में कर लेते हैं और हमें समझ नहीं आती, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो भी ऑर्गेनल सेल की है वो लेट तक, मतलब हमारी एंड क्लासेस तक जाती है। तो आप इसको डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और मेरा मोटिव भी यही है कि आप मतलब इस चीज़ को रटें ना कि हाँ व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा ये नहीं, आप इसको समझिए कि हाँ जी ये है क्या, सिंपल सी चीज़ है। मतलब थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपके लिए नहीं है, बट आप इसे समझिए और आप क्वेश्चन पूछिए। तो थैंक यू, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा नया चैनल है और मैं 9th के लिए बना रही हूँ। और आपको कोई भी डाउट है, किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है, तो आप मेरे को एक बार ही मतलब मैसेज में लिखेंगे, तो मैं अगला वीडियो उस पर भी बनाने की कोशिश करूँगी ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो डू सब्सक्राइब टू जीनियस ग्रिड एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि चैनल को थोड़ा बूस्ट मिल सके। एंड थैंक यू वेरी मच।